आंदोलन कम होते हैं, मोर्चे ज्यादा निकलते हैं, हेडलेस मोर्चास, इसलिए परिवर्तन नहीं आता। 25 लाख 30 लाख लोग खड़े होने के बावजूद परिवर्तन नहीं आता। वो परिवर्तन ना आने का कारण है क्योंकि मोर्चे में जो लोग होते हैं और उनको लीड करने वाले लोग सारे हेडलेस होते हैं। इतने जल्दी ताली मत बजाओ, थोड़ा और सब्र करो और बहुत ताली बजाना है आप लोगों को। मैं आज का स्पीच बहुत डिटेल में देने वाला हूं और महाराष्ट्र के संदर्भ पे भी बहुत बोलूंगा। पहले हिंदी में बोलूंगा, नंतर मग समजायला पाहिजे म्हणून थोडं मराठी सुद्धा बोलणार, ज्यांच्यासाठी ऍप्लिकेबल होणार त्यांच्यासाठी। 4-5 ऐसे रेवोल्यूशन हुए जिसमें दुनिया बदली है। दुनिया ऑटोमेटिक नहीं बदली, कोई ऊपर से नहीं आया बदलने के लिए दुनिया को। किसी राजा ने दुनिया को नहीं बदला, किसी धर्म ने, किसी धर्म पुरोहित ने दुनिया को नहीं बदला। दुनिया बदली है 5-6 रेवोल्यूशन और आंदोलनों की वजह से। कौन से वो 6 आंदोलन है जिसके वजह से दुनिया बदली? द क्रिस्टालर मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। यूरोप के अंदर 2 आंदोलन हुए, क्रिस्टालर मूवमेंट एंड प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। पहला आंदोलन जिसने चर्च को चैलेंज किया, जिसने चर्च को चैलेंज किया, प्रीस्टलीहुड की अथॉरिटी को चैलेंज किया कि नहीं, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, लोगों के राइट्स होते हैं। देन देयर वाज अ रिनाइसेंस ऑफ साइंस अगेंस्ट दी चर्च। दुनिया के अंदर में साइंस का एज आया, एज ऑफ एनलाइटनमेंट जिसको कहते हैं। उसने चैलेंज किया जितने डोगमास थे धर्म के आधार पे, जो पुरोहितों ने निर्माण किए थे यूरोप के अंदर में या भारत में, यहाँ के एरियल एंटीना ने निर्माण किए थे, उसको साइंस, एज ऑफ एनलाइटनमेंट ने चैलेंज किया यूरोप के अंदर में। उसके बाद 4 बड़े रेवोल्यूशंस आए दुनिया के अंदर में, और मैं समझता हूं उसका जिक्र करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। एक रेवोल्यूशन है जिसको दुनिया ने, जिसने दुनिया को नया सिद्धांत दिया, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दुनिया में जो डेमोक्रेसी आज हम देख रहे हैं, जो डेमोक्रेसी ट्राइबल रिपब्लिक्स में थी, गण पद्धति में थी, वो केवल गणों में डेमोक्रेटिक सिद्धांत था, समाज में डेमोक्रेसी नहीं थी। गण पद्धति में 2, 4, 5 गणों में डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस थी, लेकिन डेमोक्रेसी समाज में नहीं थी। डेमोक्रेसी का आज के फॉर्म का उदय हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से। गण पद्धति में डेमोक्रेटिक सिस्टम, समाज में डेमोक्रेसी नहीं थी, इस बात को समझने की जरूरत है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से डेमोक्रेसी का उदय हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 3 सिद्धांतों को पॉपुलर किया, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। 3 सिद्धांतों को पॉपुलर किया, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। कि लोगों का अधिकार है कि वो डिटरमाइन करें कि कैसे नेशन स्टेट्स की कंसेप्ट में वो रहना चाहते, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट की कंसेप्ट में वो रहना चाहते। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन and the 3 principles of equality, liberty and fraternity. French Revolution. In the meantime, there was another silent revolution going on in America, but that revolution was not a complete revolution. ठीक 18वीं शताब्दी में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, उसी समय में अमेरिका में, उसी समय में कॉन्स्टिट्यूशन, पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टमैटिक ढंग से लिखा गया फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के तहत। अमेरिका में पहला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से लिखा गया, लेकिन ब्लैक्स लोगों के राइट्स उसमें गारंटी नहीं किए गए। ब्लैक्स लोगों के अधिकार अनगारंटीड रहे। उसके बाद 20वीं शताब्दी में 2 रेवोल्यूशन हुए, एक रशियन रेवोल्यूशन हुआ, एक चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ। 4 ये रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन।
उसके पहले क्रिस्टालर मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट एंड द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, साइंस ने जो चैलेंज किया। लेकिन ये जब आंदोलन जब चल रहे थे, उसी समय भारत में भी एक आंदोलन चल रहा था। भारत में दो तरह के आंदोलन चल रहे थे। एक आंदोलन चल रहा था भारत को आजाद करने के लिए अंग्रेजों से। वो आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में। लेकिन एक आंदोलन महात्मा फुले से जिसकी शुरुआत हुई और बाबा साहब अंबेडकर के पीरियड तक जिस आंदोलन ने अपना सक्सेस मिलाया, वो आंदोलन एक्चुअली लोगों के राइट्स का, डिग्निटी का और डेवलपमेंट का आंदोलन था। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो भारत में पहली बार लोगों के राइट्स, अधिकार, राइट्स, डिग्निटी यानी गरिमा, डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास, ये तीनों चीजों का आंदोलन अगर सही मायने में कहीं भारत में चल रहा था तो वह महात्मा फुले के मूवमेंट से शुरू हुआ और बाबा साहब के पीरियड में वो गारंटीड वे में सक्सेस हुआ। तो इसलिए भारत में भी एक रेवोल्यूशन आया, जिस रेवोल्यूशन को मैं दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन कहता हूं, और वो रेवोल्यूशन बाबा साहब अंबेडकर ने लाया और केवल 36 इयर्स में लाया। और वो रेवोल्यूशन मोर्चे निकाल के नहीं लाया, वो रेवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे लाया, इंटेलिजेंस के आधार पे। आज मैं मोर्चे वालों के लिए बोल रहा हूं, ऐसा समझ लीजिए आप। आज मोर्चे वालों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मोर्चे ज्यादा निकल रहे, बेचारे पुलिस लोगों को ड्यूटी भी बहुत करना पड़ रहा है, तो सबका दर्द समझ के मैं बोल रहा हूं। अगर आप मोर्चा निकाल रहे हो, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रास्ता नहीं निकल सकता, ऐसा आपका बोलना है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप मोर्चे ज्यादा निकाल रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे रास्ता निकालना है, इसलिए आप मोर्चा निकाल रहे हो। तो मैं बाबा साहब की बात बताऊंगा डिटेल में आपको। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो रेवोल्यूशन लाया, वो रेवोल्यूशन मोर्चे निकाल कर नहीं लाया। और महाराष्ट्र के सो कॉल्ड आंबेडकराइट लोगों ने कम से कम इस बात को समझने की जरूरत है। द महाड़ सत्याग्रह एंड कलाराम टेम्पल मूवमेंट वेर नॉट द मोर्चास, they were the civil rights movements. They were the civil rights movements. लोगों के नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करने के लिए महाड़ सत्याग्रह और कलाराम टेम्पल का आंदोलन हुआ। भले उसमें लाखों लोग शामिल थे, लेकिन ऐसे लाखों लोग शामिल नहीं थे जो 10 लाख लोग, 20 लाख लोग सड़क पर आते, बाद में उनको मालूम नहीं रहता है। वो कहते हमारा मूक मोर्चा है। सही में आप मूक मोर्चे के प्रतिनिधि हो, क्योंकि आप मूर्ख हो। आपका मूक मोर्चा इसलिए क्योंकि आपका विचार नहीं, आप बोल नहीं सकते, इसलिए आप मुंह बंद करके हो, मुझे मालूम है। और आप जितने दिन मुंह बंद रखो उतना अच्छा है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। बाबा साहब अंबेडकर ने सिविल राइट्स मूवमेंट जब चलाया, महाड़ सत्याग्रह और कलाराम टेम्पल का, उसके बाद हिस्ट्री ये कहती है कि बाबा साहब अंबेडकर ने साइमन कमीशन को चार्टर दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, एविडेंस दिया। उसी के आधार पर बाबा साहब अंबेडकर को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का न्योता है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बाबा साहब ने रिप्रेजेंट किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स 1933 में बाबा साहब अंबेडकर ने एग्जैक्ट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है, उसको ड्राफ्ट करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने उस कमेटी में काम किया 1933 में स्पेशली। तो 1935 में जाकर पहली बार अस्पृश्यों के और आदिवासियों के राइट्स जो है वो गारंटीड हुए। लेकिन उस समय में बैकवर्ड क्लासेस आंदोलन भी चल रहा था। बैकवर्ड क्लासेस आंदोलन उस समय में जयदेव और जबलकर चढ़ा रहे थे। मैं आज ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्योंकि आज मैं मानव अधिकारों पर बहुत बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज का डे है और आज इंडिया में मानव अधिकार का कोई एक्सपर्ट है तो वो विजय मानकर है आज के तारीख में, इसलिए मैं ह्यूमन राइट्स पे बोलने के लिए
ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, लेकिन आपको थोड़ा महाराष्ट्र में जो डायलेमा कंफ्यूजन चल रहा है इसलिए बोलना जरूरी समझ रहा हूं, अदरवाइज मैं अपना टाइम इस पे वेस्ट नहीं करता, क्योंकि लोगों ने बहुत टाइम और पैसा वेस्ट कर दिया। जेदे और जवलकर और डीटीएनटी का आंदोलन उस समय में राम सिंह जी भनावत, ये तीन लोग जो है, एक डीटीएनटी बंजाराओं के लीडर थे राम सिंह जी भनावत, और ओबीसी जिसको आज हम ओबीसी कहते हैं, उनके दो रिप्रेजेंटेटिव उस समय में प्रमुख थे। एक का नाम था जेधे और दूसरे जो लीडर थे उनका नाम था जवलकर। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय जेधे और जवलकर जी से ये कहा, जेधे और जवलकर जी से ये कहा कि आप एक काम कीजिए, अभी अंग्रेज ये कहते हैं, गांधी जी ये कहते हैं कि मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं, और बाबा साहब ने कहा कि मैं अस्पृश्यों को रिप्रेजेंट करता हूं। तो अंग्रेजों ने इस बात को माना कि डॉक्टर अंबेडकर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल्स। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी करना चाहता हूं इस कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अंग्रेज इस बात को मानेंगे नहीं, और गांधी जी तो डंडा लेके बैठ गए कि मेरे अलावा भारत की बात कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए जेधे और जवलकर जी को बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा कि आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ जो है अपनी बात को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहिए, बाद में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट मेरे ऊपर छोड़िए, मैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट बैकवर्ड क्लासेस के लिए करूंगा। पर उस समय में जो बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट था, जो सत्यशोधक समाज मूवमेंट से आगे आया शाहू महाराज के बाद, महाराष्ट्र के मराठा शाहू महाराज को भूल गए। मेरा यह क्लियर मानना है कि शाहू महाराज वॉज द ग्रेटर किंग देन शिवाजी महाराज, मेरा यह क्लियर मानना है, मैं क्लियर बोल रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर। शिवाजी महाराज से अगर ज्यादा प्रोग्रेसिव काम किसी का होगा तो वो शाहू महाराज का। और क्यों है शायद मैं बोल दूंगा बीच में बोलते बोलते, क्योंकि सम्राट अशोका के बाद सबसे पहली बार अगर मानवतावादी कल्याणकारी नीति को एज अ स्टेट पॉलिसी अगर किसी ने अडॉप्ट किया होगा, अशोका, हर्षवर्धन, कनिष्क, भूमिपुत्र किंग्स ऑफ दी असम, पाल राजास, इनके बाद मॉडर्न कंटेक्स्ट में अगर किसी ने लागू किया होगा तो शाहू महाराज ने किया है। शिवाजी महाराज वॉज अ गुड किंग, लेकिन शाहू महाराज वॉज अ ग्रेट किंग। शिवाजी महाराज वॉज अ गुड किंग, बट शाहू महाराज वॉज अ ग्रेट किंग। मैं समझता हूं जिनको इंग्लिश समझते हैं उनको गुड और ग्रेट का डिफरन्स मराठी मध्ये भाषांतर करणार नाही, कारण भाषांतर मध्ये वेळ जाणार, आणि मी ह्युमन राईट्स डे मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन डे ला आणि सुप्रीम कोर्टच्या लॉ अँड ऑर्डरला तोडणार नाही, 10 वाजता बंद करणार आहे, मला माहिती आहे लॉ अँड ऑर्डर आहे, आय विल नॉट ब्रेक द लॉ। तर उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि भाई आप जो है सिर्फ अपनी बात को बोलो, बाकी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट अगर आपको नहीं भी समझ रहा तो मैं उसको करता हूं, लेकिन आप अपनी बात को बोलो। तो उस समय बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट ने और डीटीएनटी के मूवमेंट ने एक गलती की। क्या गलती की? बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट ने यह गलती की, गांधी जी ने यह बोला, ब्राह्मणिकल लोगों ने उनको ये कहा, जो अभी के हमारे ओबीसी भाई बहन हैं उनसे ये कहा कि भाई आप ये अस्पृश्य जैसे क्यों बनते हो, आदिवासियों जैसे क्यों बनते हो, आप तो ऊंचे हो ना उनसे। तो आप ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर की बात जो वो कर रहे हैं कि मेरे को राइट्स चाहिए, उसे मत करो। आप एक काम करो, आप ऊंचा बनो आंदोलन चलाओ। आप राइट्स का आंदोलन मत चलाओ। आप कौन सा आंदोलन चलाओ? ऊंचा बनो आंदोलन, ऊंचा बनो आंदोलन। तो उस समय में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जेधे और जवलकर जी ने यह मिस्टेक की। जेधे और जवलकर जी ने यह मिस्टेक की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यह नतीजा हुआ कि एससी एसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट हुआ, लेकिन ओबीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट नहीं हुआ। इस बात को समझने की जरूरत है।
तो जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, और अगर कोई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखे 21 फरवरी 1948 के पहले जो पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टेबल हुआ, उसको अगर उठाकर देखे और कोई मुझे अगर बताए कि 21 फरवरी 1948 के पहले यह आर्टिकल जो 340 है उसमें आपको कहीं ओबीसी का रेफरेंस मिलता है क्या, ये आप मुझे उठा के बताइए। नहीं मिलेगा। बाबा साहब अंबेडकर को एक्स्ट्रा एफर्ट करके फिर ओबीसी का सेटलमेंट करना पड़ा, फिर ओबीसी का सेटलमेंट करना पड़ा आर्टिकल 340 और 16(4) में। तब जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एसटी और ओबीसी का सेटलमेंट हुआ। लेकिन उस समय तक भी कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी जो नॉन ब्राह्मणिकल कम्युनिटीज थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी कि हम शूद्र हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि हम शूद्र हैं। वो तभी भी कहते कि हम क्षत्रिय हैं। द प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉल्सहुड, द प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉल्सहुड। वो ये कहती थी कि नहीं हम क्षत्रिय, हमको तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। आज ऐसी कम्युनिटी मजबूर हो गई है ये बोलने के लिए अब हमको आरक्षण दो, अब हमको आरक्षण दो। अब आरक्षण मिले, जो जो पिछड़ा है उसको मिले। कैसा मिलता है ये असेंबली देखेगी, पार्लियामेंट देखेगी और कोर्ट देखेगा। वो अपना दिमाग चलाते रहेंगे। मैं अपना दिमाग उसमें नहीं चला रहा हूं, कुछ और बात में चला रहा हूं। जो भी अगर पिछड़ गया उसको मिले, कोई दिक्कत नहीं है, पर कैसा मिलेगा वो लोग दिमाग चलाएंगे। उसका दिमाग अभी हम नहीं बताएंगे।